Good morning, students. Today we discuss about motion in a straight line. तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका। तो यहाँ पर चैप्टर का नेम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट हम ये समझेंगे कि मोशन मीन्स टू मूव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रियल लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि सपोज दैट आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं। ये बॉल क्या होगा, मोशन में होगा। अब अगर आपका फ्रेंड इस बॉल को पकड़ रहा है तो ये भी क्या होगा, मोशन में होगा। ऐसे ही अगर बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये भी क्या है, मोशन में है। अब अगर इसको हम लार्ज स्केल पर देखें तो जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट हो रहा है और ये सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। तो इस तरह हम देखें तो अर्थ क्या है, मोशन में है। क्योंकि मोशन का मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट का बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अब यहाँ अगर हम देखें तो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं सब मोशन में है। अगर हम देखें सन, ये पूरा सोलर सिस्टम, तो ये क्या है, गैलेक्सी का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। हमारा सोलर सिस्टम जो है ये गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है। और गैलेक्सी को अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो एक तरह से पूरी गैलेक्सी क्या है, मोशन में है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, या तो फिर हम इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर हम लें सपोज दैट कि कोई कार है, वो एक स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रही है, आगे कोई सर्कुलर टर्न नहीं है, रोड में आगे कोई सर्कुलर टर्न नहीं है, रोड कैसा है, स्ट्रेट है। तो यहाँ पे जो कार का मोशन होगा ये वन डायमेंशनल मोशन का हो, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यह हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दें तो ये भी क्या होगा, सीधे नीचे आएगा। इसका भी मोशन जो होगा
वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। या फिर हम एक बॉल ले लें और इसको सीधे ऊपर थ्रो करें तो ये भी क्या होगा, सीधे ऊपर जाएगा। यहाँ भी इसका जो मोशन होगा वो मोशन इन्हीं स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ जो ये कार का मोशन है इसको हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन। और यहाँ पे ये जो बॉल ड्रॉप कर रहे हैं या फिर अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन। तो इस चैप्टर में हमें इसी हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर हमें मोशन और रेस्ट को डिफाइन करना हो, मोशन, सपोज दैट कि अगर हमें मोशन को डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान देंगे, रेफरेंस पॉइंट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे, मोशन में है। अब अगर हमें रेस्ट को डिफाइन करना हो तो ये बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डू नॉट चेंज विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम रूम में बैठे हैं चेयर पर तो हम क्या देख रहे हैं कि वॉल के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन जो है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि क्या है, रेस्ट में है। ऐसे ही अगर हम मूव कर रहे हो कमरे में तो हमारा क्या होगा, वॉल के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होगा, तो हम कहेंगे कि मोशन में है। तो यहाँ पे जो वॉल है, वॉल किसका काम कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स क्या होना चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पोजीशन चेंज ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि रेस्ट और मोशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हम एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे या रेफरेंस पॉइंट लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें तो रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। Rest and motion are relative. रेस्ट और मोशन रिलेटिव कैसे होगा, रिलेटिव होने का क्या मतलब है, रिलेटिव होने का मतलब ये है कि an object in one situation can be at rest, but in another situation the same object is in motion. For example, अगर हम अर्थ के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट ले लें
और ये क्या हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो, रेस्ट में हो। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, बट अगर हम अदर प्लेनेट से इसको ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलेगा कि अर्थ मूव कर रहा है, तो ये बॉडी भी क्या होगी, मूव करेगी। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे, जो ऑब्जर्व कर रहा है या किसके रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बस में जा रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड है आपके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में होगा। बट अगर कोई बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या कहेगा कि आप भी मोशन में, आपका दोस्त भी, और बस भी क्या है, मोशन में। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि रेस्ट एंड मोशन क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये डिपेंड करता है कि रेफरेंस पॉइंट जो है या ऑब्जर्वर किस तरह उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? If size of an object is very small in compared to distance traveled by an object, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सपोज दैट हमने यहाँ पर एक ट्रेन ले लिया। ट्रेन का जो लेंथ होता है सपोज दैट कि 100 मीटर है। इसका जो लेंथ है वो सपोज दैट 100 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1000 किलोमीटर। डिस्टेंस जो ये ट्रेवल कर रहा है 1000 किलोमीटर। तो 1000 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में जो 100 मीटर है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए हम यहाँ ट्रेन को क्या कर सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की साइज बहुत स्मॉल होगी। ये डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके कंपेयर में उसकी साइज क्या है, वेरी स्मॉल है। तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है, उसको आप करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को हमें यहाँ क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, क्योंकि मोशन जो हम पढ़ रहे हैं ये मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। तो मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन की, और ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसलिए यहाँ इसको बताना जरूरी है। अब मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रांचेज। फर्स्ट है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम इसकी स्टडी कहाँ करते हैं, स्टैटिक्स में। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हम इसकी स्टडी कहाँ करते हैं, काइनेमेटिक्स में। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं स्टडी करते कि मोशन क्यों हो रहा है, काज हम मोशन को हम यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। डायनेमिक्स में भी हम क्या स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्ट के मोशन की, बट यहाँ हम ये भी ध्यान देते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है कि काइनेमेटिक्स में हम ओनली मोशन की स्टडी करते हैं, जबकि डायनेमिक्स में मोशन के साथ साथ मोशन क्यों हो रहा है ये भी स्टडी करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है एक तरह से काइनेमेटिक्स का पार्ट है।
अब नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे अब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों एक्सप्लेन करना पड़ रहा है? क्योंकि मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो अगर हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट 3 एक्सिस, x axis, y axis and z axis intersect at a point called origin, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट ओ से। और ये पॉइंट ओ यहाँ पर हमें रिफरेंस पॉइंट का काम करता है। रेफरेंस पॉइंट का काम करता है ये पॉइंट ओ। तो यहाँ से हमें रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें क्या मिल जाता है, रेफरेंस पॉइंट, और हमें क्या मिल जाता है, 3 एक्सिस। अब अगर बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन कर रही है तो हमें इसमें से कोई एक एक्सिस लेना पड़ेगा, या तो x एक्सिस या फिर y एक्सिस या फिर z एक्सिस। अब अगर बॉडी 2 डायमेंशनल मोशन कर रही है तो वी नीड 2 एक्सिस, या तो हम एक्स वाई लेंगे या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स। अब अगर बॉडी 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है तो वी नीड 3 एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड, और ये तीनों एक्सिस हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम along with clock is known as frame of reference। अब यहाँ में क्लॉक क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि पोजीशन जो होता है वो टाइम के साथ चेंज होता है। टाइम को मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लॉक, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम along with clock is known as फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नेक्स्ट है होमवर्क। तो होमवर्क में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इसको आप करेंगे। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।